यूपी पीसीएस के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस के इस सीसेट की प्रैक्टिस बैच की क्लास में स्वागत है। मित्रों, हम लोग अपने इस प्रैक्टिस बैच की शुरुआत कर दे रहे हैं और चूंकि आप लोगों का एक माइंड मेकअप होता है कि सीसेट को सबसे लास्ट में पढ़ा जाएगा, तो ठीक है, उस लास्ट की क्लास में चूँकि आपके पास 15 दिन और बचा हुआ है, शेष 15 दिन कि आपको 14 दिन बचा हुआ है, तो इस 14-15 दिन की इस क्लास में हम लोग सीसेट के सारे पूछे गए प्रश्नों को और उनके टॉपिक वाइज चीज़ को हम विश्लेषण कर देंगे। लेकिन हम इसमें जो विश्लेषण करेंगे, ये हमारा विश्लेषण केवल और केवल किस पर आधारित होगा? ये हमारा विश्लेषण आधारित होगा आपके संप्रेषण कौशल पर, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और डिसीजन मेकिंग। ये 3 महत्वपूर्ण हमारे मेजर टॉपिक होंगे और इन्हीं तीनों मेजर टॉपिक में आप देखेंगे कि लगभग 20 से 22 प्रश्न जो आपके आते हैं। अगर आप देखें तो जो 3 मुख्य टॉपिक हैं आपके, ठीक है, इस 3 मुख्य टॉपिक में अगर आप देखते हैं तो इसमें हम लोग संप्रेषण कौशल, अंतर्व्यक्ति कौशल और इसमें 3 मुख्य टॉपिक हैं और इसी में हम लोग क्या करते हैं, आपके लगभग अब तक के जो पूछे गए प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का विश्लेषण इसी के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं, कर लेते हैं। अगर हम देखें तो इसमें आपके 3 मुख्य टॉपिक होते हैं। एक आपका आता है इंटरपर्सनल, दूसरा है कम्युनिकेशन और तीसरा है डिसीजन मेकिंग। लगभग मान करके चलिए इन दोनों टॉपिक से लगभग 15 के आसपास प्रश्न होते हैं और इससे लगभग 5 से 10 प्रश्न होते हैं, कभी 5 कभी 10। तो इस तरीके से कुल मिला करके लगभग 20 से 25 प्रश्न आपके इस टॉपिक से होते हैं। और आपको क्वालिफाई होने के लिए कितना टॉपिक चाहिए, कितना प्रश्न चाहिए? उसके लिए आपको कुल 33 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है, देखिए आपकी एक रणनीति क्या होगी, आपको हम बताएं। सीसेट में क्वालिफाई होने के लिए सबसे पहले तो आप सबसे पहले आप हिंदी का टॉपिक कीजिए। तो हिंदी में आपके लगभग 10 से 12, 10 से 15, 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो गद्य अवतरण और हिंदी व्याकरण दोनों को लेकर के लगभग आपके 15 के आसपास प्रश्न होते हैं, कभी 15 होते हैं, कभी 20 तक के प्रश्न पहुंचे हैं। अगर आप देखोगे तो इनको आप पहले कीजिए। इसमें में से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है, इसलिए जो बिल्कुल सही हो तो ये मान करके चलना है कि लगभग 10 क्वेश्चन तो यहाँ से आपके सही ही हो जाएंगे। अब यहाँ से लगभग 20 से 25 प्रश्न होते हैं। अगर आप अच्छे से इसका अभ्यास कर लिए हैं और करेंगे तो लगभग मान करके चलिए 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से सही हो जाते हैं। तो 15 और 10 25 प्रश्न ये हो जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग के सही हो सकते हैं, थोड़ा बहुत मैथ जानते हैं तो सही हो सकते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के सही हो सकते हैं। तो इस तरीके से लेकर के आपको जो टारगेट बनाना है सीसेट में, वो 40 प्रश्न का टारगेट बनाना है कि कम से कम 40 प्रश्न आपके सही हों। क्योंकि जब आप 40 प्रश्न का टारगेट बनाएंगे तब आपको 33 प्रश्न और 35 प्रश्न आपको मिलेगा। क्योंकि 3-4 प्रश्न के उत्तर जो होते हैं वो लोक सेवा आयोग यानी कमीशन के जो आंसर होते हैं उससे और आपके आंसर में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये डिफरेंटेड ना होने पाए और आपके बिल्कुल सॉलिड अंक रहें। तो बिना कोई विलंब किए हुए हम लोग आते हैं। बाकी हम लोग डेली रणनीति पर चर्चा करेंगे, ये क्लासेज आपको डेली मिलती रहेगी। तो आते हैं, देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संप्रेषण होता है, किस प्रकार का संचार होता है, ठीक है। आप जानते हैं आप जानते हैं प्रेस रिलीज जो होती है, ये आपका प्रेस रिलीज है और इससे जुड़े 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ये आपका है यूपी पीसीएस 2022 का है, यूपी पीसीएस 2022 के पेपर है ये। और इसी पेपर के आधार पर अगर हम इसका विश्लेषण करें, प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संप्रेषण है, तो प्रेस विज्ञप्ति के से संबंधित जो आपका प्रेस रिलीज होता है, आप जानते हैं प्रेस रिलीज आप लोग जब मेंस पढ़ोगे, मुख्य परीक्षा के लिए जब आप पढ़ते हैं हिंदी, तो वहाँ पर आपको प्रेस विज्ञप्ति पढ़ना होता है।
जब लेटर राइटिंग पढ़ते हैं तो उस लेटर राइटिंग में आपको प्रेस विज्ञप्ति पढ़ना होता है। तो प्रेस विज्ञप्ति कौन जारी करता है? गवर्नमेंट जारी करती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या करता है, किसी भी अपने निर्णय, किसी भी घटना, किसी भी सूचना के संबंध में क्या करता है, लोगों को सूचना देने के लिए, लोगों का मतलब आम जन को सूचना देने के लिए प्रेस रिलीज जारी किया जाता है। विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों में ऐसे प्रश्न, ऐसे चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, तो प्रेस रिलीज होता है। तो प्रेस रिलीज, अब ये प्रश्न क्या पूछा गया है कि किस प्रकार का संप्रेषण है? ये होता है पब्लिक कम्युनिकेशन होता है, ये पब्लिक हो गया। ये अंतः, ये आपका हो गया इंटरपर्सनल हो गया, इंटरपर्सनल हो गया। ठीक है, ये इंट्रापर्सनल हो गया। अंतः व्यक्ति का मतलब हो गया इंट्रापर्सनल, और अंतर्व्यक्ति का मतलब होगा ये अंतर्वैयक्तिक है, अंतर्वैयक्तिक हो गया। तो ये आपका हो गया इंटरपर्सनल हो गया, ये आपका इंट्रापर्सनल हो गया। तो अब ये किस प्रकार का संप्रेषण है? हम जानते हैं कि अब आप देखिए प्रेस विज्ञप्ति है तो ये पब्लिक के लिए जारी किया गया है। ये क्यों नहीं है? देखो ये तो हटा दीजिए। अंतर्वैयक्तिक क्यों नहीं है? अंतर्व्यक्ति में क्या होता है? इंटरपर्सनल, एक समूह व्यक्ति के लिए, एक छोटे लोगों के लिए, आपस में, आपस के लोगों के लिए जो सूचना प्रेषित की जाती है, संचार होता है, वो अंतर्वैयक्तिक होता है। अंतर्वैयक्तिक होता है जो अपने ये लोग अपने समझने से होता है, इसलिए ना वो होगा, इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? तो पब्लिक होगा, सार्वजनिक प्रकार का होगा। ठीक है, तो प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संप्रेषण है? प्रेस विज्ञप्ति है सार्वजनिक प्रकार का है, पब्लिक प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, जिसमें सरकार, शासन या प्रशासन या कोई भी प्रशासनिक विभाग जो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में होता है, वो एक पब्लिक रिलीज करता है और प्रेस रिलीज करता है, और वो पब्लिक कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, वो लोगों को सूचनाएं देता है। तो इस तरीके से संप्रेषण क्या हो जाता है? सार्वजनिक प्रकार का संप्रेषण होता है। ठीक है, संप्रेषण के जब प्रकार आप देखोगे तो संप्रेषण के विभिन्न प्रकारों में से ये भी एक प्रकार होता है। ठीक है, संप्रेषण के विभिन्न प्रकारों में से आप हमारी अगर क्लास नहीं किए हैं तो एक बार अगर क्लास या हमारी नहीं कोई भी आप क्लास करेंगे तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आप इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो प्रेस विज्ञप्ति से हमने आपको बताया दो प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो ये प्रश्न हो गया, एक प्रश्न और पूछा गया है प्रेस विज्ञप्ति में कि प्रेस विज्ञप्ति का क्रम क्या होता है। जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जाता है, आपको हम बता दें इसमें, इसी का एक 5वां प्रश्न है। ये है, देखिए, प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या है? ये प्रश्न, यानी प्रेस रिलीज से दो प्रश्न हो गया। प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या है? अब देखिए, अगर आप यहां देखोगे प्रेस विज्ञप्ति लिखने का जो सही क्रम होगा तो सबसे पहले क्या होता है? 1 2 3 4 दिया हुआ, 3 1 2 4 दिया हुआ, 2 3 1 4 दिया हुआ, 3 4 1 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या होता है? अगर आप लोग मेंस कभी पढ़े होंगे, हिंदी का मेंस अगर पढ़े होंगे तो वहां पर आपको जानना, सबसे पहले क्या लिखा जाता है? शीर्षक लिखा जाता है। सबसे पहले शीर्षक लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले नंबर पर क्या होता है? शीर्षक होता है। कहीं पर भी आप कोई सूचना लिखते हैं, कोई जब प्रेस रिलीज जारी करे तो किसके नाम से हो जाता है? ठीक है, संबोधन जो होता है तो किसके नाम से होगा? शीर्षक। अब पहला नंबर का ये होता है। अब आप इसमें देखिए 3 कहाँ कहाँ है? यहाँ नहीं है तो इसलिए ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं है तो ये कट जाएगा। अब 2 बचा, 3 3 4 1 2 और 3 1 4 2। ठीक है, अब देखिए शीर्षक हो गया। अब शीर्षक के बाद होता है कि कोई भी घटना होती है, कोई भी सूचना होती है तो ये कहा जाता है क्या हुआ, क्या हुआ। ठीक है, कब हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। तो यहाँ पर क्या हुआ मतलब वो कौन सी घटना रही, क्या हुआ, तो 1 हो गया, यानी ये नंबर 2 पर आ जाएगा। ये आपका क्या हुआ, कब हुआ, ये नंबर 3 पर आ जाएगा, कब हुआ। ठीक है, या किसने किया, ये नंबर 4 पर आ जाएगा। और अगर इसमें हुआ क्यों किया या क्यों किया, क्यों किया, तो अगर और एक होता तो ये नंबर 5 पर हो जाता। क्या हुआ, कब हुआ, ठीक है, किसने किया और क्यों किया। ठीक है, किसने किया मान रमेश ने किया तो रमेश ने क्यों किया। तो इस तरीके से ये लिखने का सही क्रम हो जाएगा। ठीक है,
तो नंबर 3 पहला हो जाएगा, फिर नंबर 1 पर हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये आपका कम्युनिकेशन होता है। संप्रेषण में इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की एक प्रक्रिया देखी जाती है। हालांकि आपके अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है और आपको उस ज्ञान पर आधारित है जिसको आपने मेंस में भी अगर हिंदी राइटिंग के अंतर्गत अगर आपने किया है तो भी इससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि दोनों क्रम आपका, दोनों प्रश्न सही हो गया है, दोनों समझ में आ गया है। और कभी भी ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं, या फिर सीसेट में तो अक्सर आप देखते हैं कुछ प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं, जिससे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन होते हैं तो काफ़ी कुछ रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न व्यक्ति लिखने का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि सबसे पहले शीर्षक होगा, फिर घटनाक्रम के बारे में, घटनाक्रम में के बारे में होता है। ठीक है, कि क्या हुआ ये पता लगाया था, क्या हुआ, कब हुआ, ठीक है, किसने किया और क्यों किया, इस तरीके से हो जाता है मित्रों। तो ये आपका प्रेस विज्ञप्ति से संबंधित ये दूसरा प्रश्न हो गया। ठीक है, 2 प्रश्न को हमने इस तरीके से आपके विश्लेषित किया। ये यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया प्रश्न था और सीसेट में बहुत लोग फेल हो गए। फेल होने वालों की संख्या क्वालिफाई होने वालों की संख्या से कहीं अधिक थी। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जीएस का पेपर भी सही हो, साथ ही साथ आपका सीसेट का भी पेपर सही हो, सीसेट में आप फेल ना होने पाए। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 पर आ जाए। समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है? आए आपको बताएं, समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक के बारे में आपको बताना है। अब ये टॉपिक दोनों से जुड़ा हो, बेसिकली ये आपका है डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है, लेकिन देखा जाए तो ये कम्युनिकेशन है, दोनों को कोरिलेट कर दिया गया है। अब अगर आप कम्युनिकेशन भी जानते हैं और अगर आप ये भी जानते हैं तो देखिए कोई भी अगर तकनीक आती है, आपको हम बताएं निर्णय लेने की कुछ तकनीकें हैं, जैसे होती है आपकी डेल्फी तकनीक है, डेल्फी तकनीक हो गई। ठीक है, फिर आपकी दूसरी हो गई नॉमिनल ग्रुप तकनीक हो गई, नॉमिनल ग्रुप तकनीक हो गई। फिर आपकी ब्रेन स्टोर्मिंग तकनीक हो गई, मस्तिष्क झंझावत जिसको कहते हैं, ब्रेन स्टोर्मिंग तकनीक हो गई। ब्रेन स्टोर्मिंग तकनीक हो गई। और फिर आपकी हो जाती है डिसीजन ट्री तकनीक हो जाती है। अब यह कह रहा है कि समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है। अगर देखा जाए तो ये तकनीक, ये सभी तकनीकें क्या हैं, सामूहिक निर्णय से जुड़ी हुई हैं। मतलब सामूहिक निर्णय इन सभी में होता है, नॉमिनल ग्रुप तकनीक में भी होता है, ब्रेन स्टोर्मिंग में होता है, डिसीजन ट्री तकनीक में भी होता है। अब ये कह रहा है किस प्रकार की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए इसमें जो होता है, इसमें इन दोनों की जो खास विशेषता होती है कि इसमें क्या होता है, इसमें लिखित संचार होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हम इसका विश्लेषण करें, आपको चूँकि आप लोग हो सकता है पढ़े हों या ना पढ़े हों, तो जैसे ये है आपका, ये मान लिया एक्स पर्सन है, ये है। अब डेल्फी तकनीक क्या होती है, कोई समस्या आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, अब उस प्रॉब्लम के संबंध में जो मुख्य निर्णयकर्ता होता है, एक्स है, क्या मुख्य निर्णय करता है, इसने क्या किया, उस प्रॉब्लम पर विचार करने के लिए x1, x2, x3 और x4 की एक टीम बनाया। उसने एक टीम बनाया जिसमें 4 लोग हैं, 4 लोगों को एक सामूहिक निर्णय करना होता है। लेकिन इसमें यह कहा जाता है कि आप सभी लोग अपने अपने समस्याओं पर विचार कीजिए
और समस्याओं पर विचार करते हुए क्या करें, समस्याओं पर विचार करते हुए अपने अपने सुझाव मुख्य निर्णयकर्ता को सौंप दें लिखित रूप में। ये कहा जाता है कि लिखित रूप में अपने सुझाव मुख्य निर्णयकर्ता जो एक्स है उसको आप सौंप दें। जब सारे सुझाव प्राप्त कर लेता है मुख्य निर्णयकर्ता, तब क्या करता है, तब वो इनके द्वारा, इन सभी के द्वारा x1, x2, x3 और x4 द्वारा जो दिए गए सजेशन होते हैं, दिए गए जो सुझाव होते हैं, उन सुझावों के आधार पर क्या करता है, लिखित जो सुझाव आए थे उन पर विचार करता है और उसमें जो सबसे बेस्ट होता है उसका क्या करता है, वो चयन करता है। तो इस तरीके से संचार कैसा हो गया, इसमें लिखित संचार हो गया, रिटन कम्युनिकेशन हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। अब जैसे हम आपको बता दें नॉमिनल ग्रुप तकनीक में क्या होता है, नॉमिनल ग्रुप तकनीक को दूसरा नाम क्या है, इसका क्या कहते हैं, इसको कहते हैं राउंड टेबल। ठीक है, क्या हुआ था 1931 में, क्या हुआ था, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो नॉमिनल ग्रुप में क्या होता है कि निर्णयकर्ता एक टेबल पर आमने सामने बैठे होते हैं, x1, x2, x3, x4। यहाँ पर क्या होता है कि आमने सामने बैठे होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, सामूहिक निर्णय हो गया। अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सामूहिक निर्णय पर बल देती है, तो ये क्या हो जाएगी, ये नॉमिनल ग्रुप तकनीक और डेल्फी तकनीक ये सब क्या हो गई, सामूहिक निर्णय पर बल दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, सामूहिक निर्णय होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, आमने सामने संचार होगा। यहाँ अगर ये पूछा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नॉमिनल ग्रुप तकनीक पूछ जाएगा, सामूहिक निर्णय लेने में नॉमिनल ग्रुप तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है, तब क्या हो जाएगा, आमने सामने संचार होगा। क्योंकि यहाँ पर सामूहिक निर्णय लेते समय सभी व्यक्ति क्या होते हैं, आमने सामने बैठे होते हैं। हमने बना दिया डायग्राम, देखिए आमने सामने बैठे हुए हैं, एक समस्या दी जाती है, उस समस्या पर क्या होता है, सबको विचार करना होता है। ठीक है, तो उस समस्या पर सभी लोग विचार करते हैं और समस्या पर विचार करके अपने अपने सुझाव दे देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, वो नॉमिनल ग्रुप तकनीक होती है। अब देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक क्या होती है। देखिए आप सभी लोग इसको देख रहे हैं, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न 100% हर बार पूछा जाता है। ये हमारी रेगुलर क्लास का भाग है, लेकिन फिर भी हम आपको यूट्यूब चैनल पर, DPIS यूट्यूब चैनल पर इसको उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप हमारे DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके और सीसेट की इन सारी क्लासेज को आप क्रमबद्ध रूप से देखें, लेकिन ईमानदारी बरतते रहिएगा, क्लास भी देखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये नहीं कि आइए क्लास कीजिए, पढ़िए और चले जाइए। इसलिए सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे आपको सारी चीज़ें कंटिन्यू मिलती रहें। तो दो बातें हमने बता दिया। यही एक प्रश्न है, यही एक प्रश्न में अगर विकल्प बदल दिया जाए, विकल्प बदल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, विकल्प जैसे बदल दिया जाएगा वैसे क्या हो जाएगा, ये तकनीक भी बदल जाएगी। और इस तरीके से सामूहिक निर्णय आपका किस में बदल जाएगा, तब ये सामूहिक निर्णय किस में आ जाएगा, डेल्फी तकनीक की जगह अगर हम नॉमिनल ग्रुप तकनीक कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आमने सामने संचार हो जाएगा। अब देखते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है। अब देखो एक ही प्रश्न पर हम तीनों का बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक में क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक में अगर यहां पर आ जाए सामूहिक निर्णय लेने में ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प संचार हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, विकल्प संचार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक में जो निर्णय करता होता है, एक्स होता है, वो उसके सामने क्या होते हैं, ढेर सारे विकल्प होते हैं और वो क्या करता है, उसमें से एक श्रेष्ठ विकल्प जो बार बार उसके मस्तिष्क में आते रहते हैं, जैसे पार्ले जी पार्ले जी पार्ले जी कहा गया तो उसके दिमाग में क्या आ गया, पार्ले जी आ गया, तो पार्ले जी ही जाकर के खरीदेगा। बिस्किट का मतलब क्या होता है, बिस्किट का मतलब पार्ले जी होता है। ठीक है, और मंजन का मतलब क्या होता है, चाहे जितना भी आप कह लीजिए, लेकिन मंजन का मतलब क्या होता है, गांव वाले क्या जानते हैं, मंजन का मतलब कोलगेट जानते हैं। गांव में कोई ये नहीं कहता है, कहते भैया हमें कोलगेट दे दीजिए। ठीक है, मंजन लेना है तो मंजन का मतलब कोलगेट हो गया। क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में चीज़ें आ गई हैं कि हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग कर दिया गया, अर्थात विकल्प संचार कर दिया गया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ये हो गया ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक हो गई। तो इस तरीके से
एक ही प्रश्न के माध्यम से आप देखिए, हमने एक ही से कितने आपके विकल्प बना दिए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसी को हम बदल दें तो बदल जाएगा। ये है आपका प्रश्न और पूछे जाने वाले प्रश्न और उनका एनालिसिस है। तो मित्रों समझ में आ गया होगा डेल्फी तकनीक क्या होती है, नॉमिनल ग्रुप तकनीक क्या होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग तकनीक क्या होती है। ठीक है, ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, आप बेहतरीन तरीके से अपने सीसेट के प्रश्नों को आप हमारे साथ चल करके और शानदार तरीके से उसका रिवीजन कर सकते हैं, शानदार तरीके से उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं और कभी भी आप सीसेट में डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन यही नहीं, यही 20-25 प्रश्न के भरोसे नहीं, आपको उसके लिए हिंदी भी पढ़ना होगा। इसके अलावा हिंदी पढ़ने के साथ साथ आपको थोड़ा सा रीजनिंग भी देखना होगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश, अगर इंग्लिश तो वैसे भी कमज़ोर होती है, तो मान लिया इंग्लिश कमज़ोर है, मैथ कमज़ोर है, तो कम से कम रीजनिंग पर आप और जो न्याय तर्क वाक्य हैं उन पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो आपका सीसेट का बेड़ा पार हो जाएगा, सीसेट आपका समस्या नहीं पैदा करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा और एक ही साथ हमने कई चीज़ों को आपको समझा दिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का कौशल नहीं है। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वैयक्तिक होगा, ये अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल पारस्परिक क्रिया, मतलब जहां क्या होता है, जहां हम परस्पर जुड़ाव रखते हैं, परस्पर जुड़ाव रखते हैं हम। ठीक है, परस्पर सहयोग रखते हैं हम। तो जब पारस्परिक क्रिया का मतलब क्या हो गया कि जब हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, एक दूसरे से हम सहयोग करेंगे, सहयोगात्मक भाव रखना होगा। ठीक है, सहयोगी भाव रखना होता है। तो ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जो अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है, मतलब ऐसा कौशल नहीं है जिसमें हम परस्पर जुड़ाव रख सकें, परस्पर सहयोग रख सकते हैं, परस्पर हम मानवीय संबंधों को बढ़ा सकें, हम परस्पर मानवीय संबंध उनको बढ़ा सकें, हम परस्पर अनौपचारिक संबंधों को बढ़ा सकें, हम अनौपचारिक संबंधों को बढ़ा सकें। तो इस तरीके से अनौपचारिक संबंध, मानवीय संबंध, ये जो है इनसे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, और एक तरीके से क्या होता है, इसका जुड़ाव पैदा हो जाता है, इसका लगाव पैदा हो जाता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए सकारात्मक सोच होना जरूरी है, मतलब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तदानुभूत, ये तदानुभूत होगा, एम्पैथी होती है। क्या होती है एम्पैथी, सहानुभूति होती है, एक तदानुभूत होती है। सहानुभूति होती है किसी के दुख दर्द को देख करके उसके बारे में थोड़ा सा सोचना, लेकिन तदानुभूति क्या होती है, एम्पैथी क्या होती है, किसी के दुख दर्द को देख करके स्वयं को उस परिस्थिति में रह करके सोचना कि अगर काश ऐसा मेरा साथ होता तो क्या होता। ठीक है, तो ये होती है तदानुभूति होती है। तो एक सहानुभूति, तदानुभूति, यानी ये भी होगा। प्रशासनिक शक्ति, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होती है वो किसी संबंध की बात नहीं करती है, वो एथोराइजेशन पर बल देती है, वो फॉर्मेलिटीज़ पर बल देती है, वो रूल और रेगुलेशंस पर बल देती है, वो पावर, अथॉरिटी, पावर नहीं, पावर अलग है, अथॉरिटी अलग है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात आती है, तो इसमें ऐसा कोई अंतर्वैयक्तिक लगाव नहीं होता है। इसलिए कहते हैं सबसे दोस्ती करो, पुलिस वालों से दोस्ती मत करना। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, उनके पास प्रशासनिक शक्ति होती है, और प्रशासनिक शक्ति होती है तो किसी भी प्रकार के अंतर्वैयक्तिक संबंधों को नियम कानून के ऊपर हावी नहीं होने देते हैं।
इसलिए ये विकल्प आपका होगा कि इसमें एक कौशल नहीं है। बाकी शिष्टाचार की बात है तो ये भी है, इसमें भी ये होना चाहिए। तो किसमें नहीं होना चाहिए? वो प्रशासनिक शक्ति में। अर्थात प्रशासनिक शक्ति में अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का कौशल नहीं पाया जाता है, और इसीलिए क्या होता है, ये प्रशासन की एक कमी होती है। इसीलिए आज आप जानते हैं कि एथिक्स पढ़ाया जाता है, और एथिक्स इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि एथिक्स में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो उसमें तदानुभूत की बात करते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी में किन प्रकार के गुणों को होना चाहिए, तो एक प्रशासनिक अधिकारी में अपेक्षा की जाती है कि उनमें तदानुभूत पाई जाएगी, उसमें शिष्टाचार पाया जाएगा, उसमें सकारात्मक सोच होगी, उसमें नैतिकता होगी। तो ये ढेर सारे गुणों के समावेश करने की बात होती है कि हम इन ढेर सारे गुणों का क्या करेंगे, एक प्रशासनिक अधिकारी के व्यक्तित्व में हम इसका समावेश करेंगे, और ये अपेक्षा करेंगे कि सभी गुण उसमें क्या हैं, मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपका ये हो जाएगा। ऐसे आपको विचार करना होगा। जब आप प्रश्नों पर विचार करेंगे तो ऐसे विचार करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आप चारों विकल्प हैं, तो चारों विकल्प में देखें कौन सा विकल्प हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले आप क्या करें, आप समझें इसको, ये आखिर है क्या। ठीक है, अंतर्व्यक्ति क्या होता है, अंतर्व्यक्ति को आप इसको कम से कम एक बार समझें। समझने से क्या होता है, ये बेहद, इसीलिए मान लिया हम यहाँ समझाते हैं, लेकिन जब आप हमारी क्लास करते हो, जब वीडियो क्लास करते हो, तो वहाँ पर हम चीज़ों को डिस्कशन किए होते हैं, डिस्क्राइब किए होते हैं। तो डिस्कशन जब किए होते हैं तो ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं, बड़ी क्लियरिटी आ जाती है इसमें, इसलिए उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये रही आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपका बिल्कुल सही हो गया होगा, और इसी के साथ कई प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो भविष्य में भी, आने वाले समय में भी आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को सही करके आएंगे। ठीक है मित्रों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पर आते हैं। अब बड़ा अच्छा प्रश्न है, सुनने की प्रक्रिया में निहित होता है। सुनना क्या होता है? ठीक है, अगर आप देखते हैं कि सुनना क्या होता है, सुनने की प्रक्रिया में कुल कितने चरण होते हैं। अब इसमें देखिए, अगर आप उसकी बात करें तो इसमें कई विद्वानों ने क्या किया है, इसको अलग अलग तरीके से भी बताने का प्रयास किया है। कई विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से भी बताया। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसमें 6 चरण होते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि इसमें 5 चरण होते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे अधिक जो बातें कही गई हैं, कुछ विद्वान अलग अलग तरीके से इसको कहते हैं, लेकिन कुछ विद्वान हैं जो इसके 5 चरण की बात करते हैं। अधिकांश विद्वानों ने इसके 5 चरण की बात कही है। कुछ जो है 7 चरण की भी बात करते हैं, कुछ 6 चरण की भी बात करते हैं। लेकिन ये क्या है, 5 चरण क्या होता है, एक आदर्श है। इसको एक आदर्श माना गया है कि सुनने की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। आप जानते हैं, सेम का दर्पण को याद रखिएगा। और जैसे सुनने की जो सेंडर होता है, जो सबसे पहले क्या होता है, जो सूचना कहीं दे रहा होता है, आवाज़ जहाँ से जनरेट होती है। ठीक है, तो वहाँ से जब जनरेट होती है, जब कहीं जाती है, जहाँ जिसको रिसीवर होता है, जो उसको सुनना चाहता है। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो क्या होती है, कई चरणों से गुजर रही होती है। ठीक है, तो साउंड जब जनरेट होती है और साउंड जनरेट होकर के अपने टारगेट वो फैल रही होती है। आप जानते हैं ध्वनि क्या है, ध्वनि भाई सुनना, किसको सुनेंगे आप, ध्वनि को सुनेंगे, बातों को सुनेंगे, आवाज़ को सुनेंगे। आवाज़ जो हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, रिकॉर्ड हो रही है, इसको आप सुनेंगे। ठीक है, तो इसके भी क्या होते हैं, अपने चरण होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बस हमने कह दिया आपने सुन लिया, नहीं। अब आगे हम बताएंगे आपको कि संप्रेषण में होता क्या है, संप्रेषण में समझना क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, कैसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं। ठीक है, तो एक आदर्श जो बताया गया है कि इसके कुल 5 चरण होते हैं। 5 चरण होते हैं, जहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि वॉइस या साउंड या जो भी आप कहें, जो जनरेशन होता है, जहाँ से जनरेट होती है। सबसे पहला चरण होता है साउंड का जनरेशन, जहाँ से आवाज़ निकलती है, जहाँ से ध्वनि निकलती है। ठीक है,
जब निकलती है तो फिर क्या होता है, फिर वो किसी माध्यम में चलती है, तो दूसरा क्या हो जाता है, वो माध्यम का रूप ले लेती है, फिर माध्यम में आती। तो इस तरीके से क्या होता है, उसके रिसीवर तक पहुँचते पहुँचते उसके 4 चरण गुजर गए होते हैं, और रिसीवर स्वयं अपने आप में क्या होता है, एक 5वां चरण हो जाता है। तो इस तरीके से 5 स्टेप्स में कोई व्यक्ति इस आवाज़ को सुन पाता है, वो होता है। कुछ विद्वानों ने इसके 7 चरण बताए हैं, लेकिन जब आप भी आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, 5 चरण बताएंगे। अगर यही प्रश्न आ जाए कि सुनने की प्रक्रिया में एक आदर्श चरण कुल कितने होते हैं, किसी भी आवाज़ के, किसी भी संचार के सुनने की प्रक्रिया के आदर्श चरण कितने होते हैं, तो आप 5 चरण कहेंगे। हाँ, कम्युनिकेशन संप्रेषण के कितने चरण होते हैं, तो आज 8 चरण हो जाते हैं। ठीक है, सेम कटरफन की जब हम बात करते हैं तो उसमें 8 चरण हो जाते हैं, लेकिन सुनने की प्रक्रिया की बात आती है तो इसमें कितने चरण होते हैं, इसमें कुल 5 चरण होते हैं। लेकिन जब हम संप्रेषण की बात करते हैं कि संप्रेषण, एक अच्छे संप्रेषण के कुल कितने चरणों में संचार होता है, तो कितने चरणों में होता है, देखिए एस, सेम, सी, डी, आर, एफ और एन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें में से 7 तो ये होते हैं, और एक क्या होता है, नॉइज होता है। लेकिन नॉइज जनरेट हो सकता है, इसलिए उसको एक मांग लिया जाता है। ये कुल होते हैं 7 चरण होते हैं। आगे आप इसको बताएंगे हम, आप जानते हैं यही एक डायग्राम याद रखेंगे और यही एक याद रखें तो आपका एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। हर साल आपके यूपी पीसीएस के सीसेट में हर साल यहाँ से पूछा जाता है। इस कोड को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया आपका 4 प्रश्न हो गए। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं। 4 चरण हो गए, 7 चरण हो गए, 5 चरण हो गए, 6 चरण हो गए, तो आपका आदर्श आंसर कितना हो जाएगा, 5 चरण हो जाएगा। संप्रेषण प्रक्रिया में कुल कितने चरण हो जाते हैं, तो आप बताएंगे 8 चरण हो जाते हैं। चलिए, तो ये हो गए प्रश्न संख्या 4 हो गया। अब यहाँ से भी अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप क्या करेंगे, इसको सही कर ले जाएंगे। ठीक है, इस प्रश्न को तो हमने बता ही दिया, प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या है, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया है। आपका 3 1 4 2 है आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न हो गया, और इन सारे प्रश्नों पर हम थोड़ा सा तेज़ी से, स्पीड से भी हम चर्चा करके आपको बताते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए देवप्रयागम से, DPIS से, और आपके 2022 2021 तेज़ी से हम इसको, अब आज तो पहला ये था, आज थोड़ा सा धीमे रहा है, फिर हम स्पीडली इसको बता देंगे। ठीक है, 2022 2021 2020 19 18 तक जितना मैक्सिमम हो सकता है हम 18 तक जो है इसको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को तो हम फिलहाल यहीं तक लेते हैं। 5 क्वेश्चन तक हमने चर्चा किया। 6ठे प्रश्न पर हम आगे आपके साथ फिर से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो लगातार आप बने रहिए DPIS के साथ, देवप्रयागम के साथ। DPIS यूट्यूब चैनल पर भी आप बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे व्यवस्थित और सबसे जो है सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ पर सारे प्रश्नों आंसर को बताया जा रहा है। ठीक है मित्रों, तो आपके यूपी पीसीएस में सफल होने की हम शुभकामना आपको देते हैं, और कामना करते हैं कि आप इन बचे हुए शेष बचे दिनों का पूरी तरीके से आप अभ्यास कर लेंगे। परीक्षाओं के टलने और न टलने का क्रम जारी था, हालांकि अब आपका क्लियर हो गया है, क्योंकि आयोग ने बीच का रास्ता निकाल लिया, और ये रास्ता ये रहा कि जिनकी ड्यूटी लगी हुई है चुनाव जो है काउंटिंग में, वो लोग अपने अपने जिलाधिकारियों को लेटर दे दें, और सबकी समस्या का समाधान यही हो गया। जो लोग कह रहे थे कि इस आधार पर कमीशन विचार भी कर रहा था, उस विचार को टाल दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग अपने अध्ययन पर पूरी तरीके से लगे रहिए। सीसेट की इस क्लास को आप लोग बेहतर तरीके से देखें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा।